सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ भी बसंत में बदल ही जाता है, पतझड़ भी बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर जाता है, समय कैसा भी हो गुजर जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। रीट के समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं 2015 में जो रीट का पेपर हुआ था उसमें L2 की हम बात कर रहे हैं, संस्कृत भाषा सेकंड आपको यहाँ पर बताएंगे। हम आपको 30 प्रश्नों को व्याख्या के साथ में बताया जाएगा। इससे पहले हम आपको लेवल फर्स्ट की दोनों ही भाषाएं यानी कि फर्स्ट और सेकंड बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और L2 की भाषा फर्स्ट हम अच्छे से आपको क्लियर करवा चुके हैं, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वो आप जा करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे L2 में भाषा सेकंड की, बहुत ही आसान तरीका से आपको हम समझाएंगे। जरूर देखें, जब भी आपको समय मिले निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर ले। तो चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक रहेगा खंड थर्ड है, भाषा सेकंड है, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों रीट की, यानी कि 2015 में जो रीट आपका हुआ था उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। हम एक बात पर बार बार जोर दे रहे हैं आपसे कि भाई प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है, उसके बाद में आप सवाल को करें। देखिए सवाल है हमारा, पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। ये कह रहे हैं कि पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है। पाणिनीय शिक्षा अलग से शिक्षा ग्रंथ है, उसमें कुछ अलग तथ्य दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पे आपको बताना है कि संस्कृत में जो वर्ण हैं वो कितने स्वीकार्य हैं। 63 या 64, 40 या 50, 32 या 33, 26 या 27। बताइए, सब लोग अपना अपना आंसर मन में सोच के रखें और लास्ट में आप कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, और आपको खुद को भी अपना मूल्यांकन पता लग जाएगा कि भी आप किस स्तर पर हैं, कितनी तैयारी आपको और करनी होगी और किस हिसाब की आपकी तैयारी है। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है दोस्तों A, यानी कि 63 या 64, ठीक है। अब 63 या 64 वर्ण कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यदि आप देखना चाहते हो तो हमने चैनल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें संस्कृत वर्णमाला के विषय में कंप्लीट आपको बताया है। उसमें ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। आई बटन पे क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए उत्तर हो जाएगा 63 या 64, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा, सेकंड सवाल है हमारा। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यमस्ति। एकदम सिंपल सवाल है, कह रहे हैं कि व्याकरण में लोप का तात्पर्य है। हम व्याकरण में एक शब्द प्रयोग में लेते हैं लोप, ठीक है। अब जो बार बार एक लोप शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो ये कह रहे हैं कि लोप है क्या ये, यानी लोप का तात्पर्य क्या है, लोप क्या है ये, यही हमारा सवाल है। तो देखिए विस्मरणम लोप है, या फिर अदृश्यम लोप है, या अश्रवणम लोप है, या अदर्शनम लोप है। बताइए किसको कहेंगे लोप हम? बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आपने भी सोच लिया होगा। चलो राइट आंसर हम बता देते हैं, डी ऑप्शन है इसका राइट। ये अदर्शनम लोप है, ये अदर्शनम लोप है। जो व्याकरण को जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनको जल्दी ये बात पकड़ में आएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी हम क्लियर कर देते हैं। अदर्शनम लोपे का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि कोई चीज़ है लेकिन वो अभी दिख नहीं रही है, वो अदर्शन हो गया उसका, यानी दर्शन नहीं हो रहा है, वो अदर्शन कहलाता है। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं अदर्शन। अदर्शन होना लोप कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने कोई चीज़ विद्यमान है और अचानक गायब हो गई, वो वहाँ से वहाँ दिख नहीं रही है, तो मतलब उसका अदर्शन हो गया, उसी को लोप कहते हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया, अदर्शनम लोप है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखो वाच्य परिवर्तन से संबंधित है, बहुत ही सरल सवाल है जो आसानी से आप कर सकेंगे। सह गच्छति ही वाक्यस्य अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते है। इसमें आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें से ये करता है, गच्छति क्रिया है, केवल दो ही चीज़ हैं, कर्म इसमें है नहीं, तो सिंपल सी बात है भाववाच्य बनेगा इसका। तो बताइए से गच्छति को आप कैसे बनाएंगे? से गम्यते, सा गच्छति, तेन गम्यते, मया गम्यते।
तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब आप परिवर्तन करते हैं तो कर्ता को सबसे पहले तृतीया में लाते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ तो कर्म है नहीं, तो कर्मवाच्य है नहीं, ये तो भाववाच्य है, तो भाववाच्य का एक नियम है कि कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में आएगा, ठीक है ना। तो कर्ता हमेशा तृतीया में आएगा, तो सह का कर्ता जो हम तृतीया में लाएंगे सह के स्थान पर, तो बनेगा आपका क्या बनेगा बताइए, सह के स्थान पर क्या बनेगा, तेन। क्या बनेगा, तेन बनता है। अब आगे एक नियम रहता है कि क्रिया जो होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही आती है, तो यहाँ पर गच्छति का गम्यते बनेगा। क्या बनेगा, गम्यते। तो सिंपल सा है, आपका सी आंसर हो जाएगा, तेन गम्यते। तेन हो ही गया आपका, और गच्छति का आपका गम्यते बन जाएगा, तो तेन गम्यते बन गया। ये हम आपका वाच्य परिवर्तन हो गया। बाकी ऑप्शन आपकी गलत है ही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा सूक्ति से संबंधित है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई सूक्तियाँ याद करो, आप सूक्तियों को एक बार पढ़ो। चैनल पे हमने वीडियो बनाया हुआ है सूक्ति का, कक्षा 6 से 10वीं तक की जितनी भी आपकी सूक्तियाँ चलती हैं किताब में, उनको हमने अच्छे से व्याख्या के साथ में समझाया। एक बार वो वीडियो आप देख लें। सवाल है, सर्वे गुणाः आश्रयन्ति रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम निर्मापयत। कह रहे हैं कि जो ये खाली स्थान को आपको पूर्ति करनी है, नीचे देख करके कौन सा शब्द इसमें आएगा। निधानम, कांचनम, सौंदर्यम या ज्ञानम। बताइए, यदि आपको सूक्ति याद है तो आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। यदि सूक्ति याद नहीं है तो आप कई बार बहुत सोचने के बाद भी गलत करोगे, तो सूक्तियाँ याद करो आप, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, कई बार हम सूक्ति याद नहीं है लेकिन अर्थ के हिसाब से भी कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए भी अर्थ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें सूक्ति में आएगा आपका, यहाँ आंसर हो जाएगा सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। ये हमारी सूक्ति है। अब सूक्ति याद है हमें, जो फटाफट बता दिया आपको, सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। सारे गुण कांचन को आश्रय करते हैं, बस केवल हम किसको देखते हैं, कांचन को। धन, दौलत, संपत्ति इत्यादि को ही आश्रय बनाते हैं, उसी से गुणों का आकलन करते हैं। बस जिसके पास ये सब कुछ है तो हम कहेंगे बहुत अच्छा गुण वाला व्यक्ति है, गुणवान है, ऐसा हम मानते हैं। सबके सामने यही होता है कि नहीं भाई। तो ये सूक्ति बनाइए, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सारे जो गुण हैं वो कांचन को आश्रय करते हैं। धन, दौलत इत्यादि, स्वर्ण, दौलत, कुछ भी आ सकता है उसमें कांचन में, उसको ही आश्रय करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कांचनम आश्रयन्ति। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कारक से संबंधित है। तो कारक आपने पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे हमने पूरे कारक को अच्छे से समझाया हुआ है, आप वो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलो हमारा सवाल देखते हैं। स है तंडुलेन ओदनम पचति। बहुत ही सरल सवाल है। वाक्यमिदं संशोधयत। ये कह रहे हैं कि इस वाक्य को आपको शुद्ध करना है। अभी इस समय ये वाक्य आपका गलत लिखा हुआ है, यानी कि अशुद्ध है। चलो पहचानो कैसे अशुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा होगा बताइए। सह तंडुलान ओदनम पचति, से तंडुलेन ओदनम पचति, से तंडुलान ओदन पचति, से तंडुलात ओदनम पचति। ये चारों ऑप्शन आपने देख लिए। आंसर कौन सा होगा, सही कौन सा होगा बताइए अपना अपना आंसर सोच के। चलो हम बता देते हैं आपको आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैसे होगा, से तंडुलान ओदनम पचति। दोस्तों यहां पर जो पच धातु है आपकी, ये जो आप यहाँ पच धातु देख पा रहे हैं, ये पच धातु आपकी जो है ये द्विकर्मक धातु है। कैसी धातु है, द्विकर्मक। और संस्कृत के अंदर द्विकर्मक धातु जो होती हैं वो 16 होती है, ठीक है। 16 षोडश धातवः द्विकर्मकाः भवन्ति संस्कृत भाषायां या संस्कृत व्याकरणे। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कारक के अंदर, अकथितंच। अकथितंच, वहां पर अकथित की कर्म संज्ञा होती है, तो वहां पर 16 धातुओं की चर्चा की गई है। दुहयाच पच दंड रुद्र प्रस चिब्रु शाश जी मथ मुशुनि ह्री कृष वह। ये 16 धातुओं के हमने नाम बोले। इन 16 धातुओं का जहां भी प्रयोग होगा जिस वाक्य के अंदर, वहां पर 2 कर्म आपके सामने दिखेंगे। कर्म तो वहां द्वितीय विभक्ति लगेगी, कर्म है तो भाई, यदि कर्म है तो द्वितीय लगनी है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर आप ऐसा वाक्य देखेंगे जहां पर देखो ओदन तो ओदनम तो बना हुआ है ही खैर, तो यहाँ तंडुलेन जो लिख रहा है इसमें कुल मिला के द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब द्वितीय विभक्ति वाला देख लो कहाँ लिखा हुआ है, तंडुलेन में द्वितीय विभक्ति कहाँ हो रही है, तो ए ऑप्शन में हो रही है। सह तंडुलान ओदनम पचति। ये द्वितीय क्यों बहुवचन है यहाँ पर, रामायण की तरह। राम है रामो राम, राम रामम रामो रामान,
तो ऐसे तंडुलान बन जाएगा, द्वितीया का बहुवचन है, क्योंकि एक चावल से तो भात नहीं बना सकते ना, तो बहुत सारे चावल चाहिए ना भात बनाने के लिए। ओदन का मतलब भात होता है, जब चावल को हम पानी में पका के खाते हैं तो ओदन कहलाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ गए होंगे आप, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे हुआ। अगला सवाल इससे भी बहुत ही आसान सवाल है, एकदम सरल सवाल है, बहुत ही आसान। कैसे है, अगला लिखा हुआ है शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। सवाल कह रहा है कि शिक्षण जो शब्द है उसमें मूल धातु बतानी है। ठीक है, उसमें मूल धातु क्या होगी शिक्षण में, बताइए। शिक्ष, शिष्य, शास या शिक्षा, बताओ, सिंपल सा है एकदम। चलो हम बता देते हैं इसका आंसर, ए ऑप्शन होगा, यानी कि शिक्ष धातु से आपका शिक्षण बनता है। क्या बनता है, शिक्षण। शिक्ष धातु का प्रयोग करेंगे आप, और इसमें आप शिक्ष धातु को किस प्रकार से, शिक्ष धातु से आप कैसे शिक्षण बनाते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं। शिक्ष धातु में आप कौन सा प्रत्यय जोड़ें जिससे कि शिक्षण शब्द बन जाता है। यदि आपको भी पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर उत्तर बताएंगे इसका। तो अभी फिलहाल में इसका उत्तर हो जाएगा शिक्ष धातु, यानी शिक्ष धातु से हमारा शिक्षण शब्द बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला सवाल, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है 67 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। आभ्यंतर प्रयत्नाः सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न हैं, ये हमारा एकदम सीधा सा सवाल है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 5, 7, एकादश या चत्वार है। 5, 7 है, एकादश, चत्वार है, इनमें से आपको आंसर बताना है। क्या आंसर होगा, चलिए आंसर बताइए। तो एक बात हम आंसर बताने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दें, संस्कृत के अंदर हमारे जो यत्न हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यत्नो द्विधा। ठीक है, एक तो हमारा यत्न होता है आभ्यंतर, क्या होता है, आभ्यंतर। ठीक, एक तो होता है आभ्यंतर और एक होता है हमारा बाह्य। ठीक है, ये 2 होते हैं। अब आभ्यंतर की हम बात करें दोस्तों, तो आभ्यंतर हमारे 4 या 5, ठीक है, 4 या 5 माने जाते हैं, और बाह्य हमारे 11 माने जाते हैं। ये बात क्लियर समझ लो आप, जिससे कि आपको आंसर खुद कोई मिल जाएगा, कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, आभ्यंतर हमारे 4 या 5 होते हैं, ऐसा क्यों होता है। यदि हम बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी की, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोगों ने पढ़ी होगी अच्छे से और सब जानते भी होंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जब आप देखोगे आभ्यंतर प्रयत्नों को, तो वहां 5 नाम मिलेंगे आपको। कौन कौन से मिलेंगे नाम आपको हम बता देते हैं, एक बार सुन लो आप। आभ्यंतर प्रयत्नों की कुल संख्या 5 मानी जाती है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत, ये हमने 5 नाम बताए, आप दोबारा सुन सकते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत। ठीक है, ये 5 हैं। आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो हमने एक वीडियो बनाया जिसमें पूरी यत्नों के विषय में जानकारी दी है, वो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके, आप डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको देख पाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक सवाल तो हो गया आपका कि भाई 5 कैसे होते हैं, हमने नाम बता दिया, लेकिन आगे हम एक बात और बता देते हैं आपको कि वरदराज आचार्य के गुरु श्री भट्टोजी दीक्षित ने स्वरचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी रचना में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानी है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर उन्होंने 4 संख्या बताई है, किन्होंने, भट्टोजी दीक्षित ने। तो सिद्धांत कौमुदी की यदि हम बात करते हैं तो सिद्धांत कौमुदी के अंदर उन्होंने जो संख्या बताई है वो 4 बताई है, और वैसे हमने आपसे कहा कि भाई 5 होते हैं, क्योंकि यहां पर भट्टोजी दीक्षित जो हैं सिद्धांत कौमुदी के अंदर वो ईषद विवृत को आभ्यंतर प्रयत्न स्वीकार नहीं करते। क्यों, क्योंकि वे इसके अंतर्गत आने वाले श, श, स, ह, इन 4 ऊष्म व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न भी विवृति मानते हैं। वो कहते हैं कि ये विवृत में ही शामिल हो जाएंगे, ईषद विवृत अलग से कोई प्रयत्न नहीं होता, ऐसा वो मानते हैं, इसलिए उन्होंने 4 ही बताए। जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो वरदराज आचार्य जी ने बताया है वहां पर आपके सामने 5 ही होंगे। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने ईषद विवृत और ईषद तो वहां उन्होंने ईषद विवृत और विवृत दोनों अलग अलग बताए हैं, इसलिए वहां पर 5 होते हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे, हमने पूरी बात आपको अच्छे से समझा दी है, भाई 5 और 4 क्या मामला है और कैसे 5 और 4 होते हैं। तो आपका यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है वो 4 या 5 दोनों ही दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर आपके जो आंसर होंगे वो दोनों ही सही होंगे। ठीक है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर देखिए, एक तो 4 नंबर
और एक आपका ए, यानी कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही राइट आंसर होंगे आपके। यही आपका आंसर होगा, ए और डी। अब क्यों होगा, इतनी देर से हमने यही बात आपको समझाई है, ठीक है ना। बात क्लियर है आपके? कोई आपका प्रश्न है इससे संबंधित, कोई आपकी शंका है तो आप पूछ सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। पाणिनीय वैयाकरणे स्वराः सन्ति। सवाल है कि पाणिनीय व्याकरण में स्वर कितने होते हैं। स्वरों की हम बात करें तो स्वर कितने हैं भाई? चलिए बता देते हैं, बताइए। ऑप्शन देखते हैं एक बार। दीर्घ प्लुतः, अनुनासिकाः, उदात्तानुदात्त, स्वरिताः, उदात्तानुदात्तौ। कौन कौन से स्वर होते हैं पाणिनीय व्याकरण में? तो हम आपको बता देते हैं, पाणिनीय व्याकरण के अंदर 3 स्वरों की बात की गई है। कितने स्वरों की बात की गई है? 3 स्वरों की। अब कौन कौन से स्वर हैं, आंसर बता देते हैं, सीधा आपका सी आंसर हो जाएगा। यानी इन स्वरों की बात करी है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये आपके उसमें चलते हैं, किसमें? वैदिक व्याकरण में, ठीक है। जब आपने कभी कोई ब्राह्मण को वैदिक कार्य करते हुए देखा होगा, हवन इत्यादि कार्य करते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर जब कुछ वैदिक मंत्र बोले जाते हैं तो वहाँ पर हस्त क्रियाएं भी की जाती हैं, ठीक है। आंगिक क्रियाएं भी करते हैं वो, यानी कि स्वरों का प्रयोग करते हैं वो, ठीक है। कभी हाथ ऊपर करते हैं, कभी बीच में लाते हैं, कभी उंगलियों को करते हैं ऐसे उधर। तो ये सब जो होते हैं ना, इन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का प्रयोग होता है। अब आप जब कभी देखो, ऐसा मौका मिले तो आप इस बात को गौर करना। तो उसको हम कहते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरिताः। ये 3 प्रकार के स्वर यहाँ पर बताए गए हैं पाणिनीय व्याकरण में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आपने बाह्य प्रयत्न भी पढ़े होंगे, उनमें भी तीनों आते हैं। विवार, श्वास, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीनों आते हैं वहां पर। वही तो है ये। तो आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। क्यों हो गया, पूरी डिटेल आपको हम बता ही चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखो सरल सवाल है एकदम और अच्छा सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। महाभाष्यकार है के अस्ति। महाभाष्यकार कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भट्टोदीक्षित। चलो आंसर बताने से पहले एक बात और बता देते हैं। हमने आपको एक चीज बताई थी, संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं। ये हमारा सवाल कई बार आ चुका है। यानी त्रिमुनि में कौन कौन से 3 मुनि आते हैं जो व्याकरण में प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो नाम आता है इसमें पाणिनि जी का, एक तो पाणिनि जी का नाम आता है, एक नाम आता है पतंजलि जी का, एक आता है कात्यायन जी का, ठीक है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, इन तीनों का नाम इसमें आता है। ये 3 मुनि हैं ना, इनको त्रिमुनि कहते हैं। अब पाणिनि जी ने तो अष्टाध्यायी लिखी दोस्तों। क्या लिखी? अष्टाध्यायी। नाम याद रखना है आपको इस बात को, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से कई सवाल क्लियर होंगे आपके। तो पाणिनि जी ने तो अष्टाध्यायी लिखी, पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा और कात्यायन जी ने वार्तिक लिखी। ये तीनों मुनियों के 3 ग्रंथ हमने बताए। तो यहां पर सवाल कह रहे हैं कि महाभाष्यकार कौन है, महाभाष्य किसने लिखा? अभी हमने बताया पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा और कात्यायन जी ने वार्तिक लिखी। तो आप आंसर समझ गए होंगे। हमने पूरी डिटेल बताई है, क्योंकि यहां से और भी सवाल आपके बन सकते हैं जो कि आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्लियर है सबके? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? पतंजलि। आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। देखिए सवाल है आपका, पंचगंगम इत्यत्र समासः अस्ति। पंचगंगम में आपको समास बताना है। बहुब्रीहि, कर्मधारय, दिगुहु, अव्ययीभावः। बताइए। अब देखो डायरेक्ट आप पंच देख करके द्विगु समास मत कर देना इसमें। पंच देख करके यानी संख्या देख गई तो आप द्विगु समास कर दोगे, ऐसा नहीं है। द्विगु समास इसमें नहीं है दोस्तों, बहुब्रीहि समास भी नहीं है इसमें, और कर्मधारय समास भी नहीं है इसमें। राइट होगा अव्ययीभाव समास, ठीक है। आपने यदि समास पढ़े हैं तो वहां एक सूत्र आता है अव्ययीभाव समास के अंदर, नदी विश्च। कहते हैं कि नदीवाचक शब्दों के साथ यदि संख्यावाचक का समास होता है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे द्वियमुनम, द्वयो यमुनयो समाहारः इति द्वियमुनम, वहां आपका अव्ययीभाव समास होगा। पंचानाम गंगानाम समाहारा पंचगंगम जब बनेगा वहां पर, तो यहां पर भी आपका अव्ययीभाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि नदीवाचक विशेष है।
जब नदीवाचक कोई नदीवाचक किसी का नाम आता है या कोई नदी का प्रयोग हम करते हैं नाम का, और वहाँ पर संख्या का प्रयोग हो रहा हो, तो वहाँ समास की बात होगी तो अव्ययभाव समास होगा। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्लियर है सबके? बाकी समास यहाँ कोई नहीं होगा, बहुब्रीहि द्विगु कर्मधारय नहीं होगा। ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। संस्कृत भाषा कौशलस्य अंतिमम कौशलम विद्यते। हम आपको एक ही बार कह रहे हैं कि सवाल रिपीट होके आते हैं आते हैं आते हैं। ये सवाल कितनी बार रिपीट हो गया कौशलों वाला? हमने एक ट्रिक बताई आपको, SBPL। ये ट्रिक आप हमेशा अच्छे से दिमाग में फिट करके रखो। तो ये पूछ रहा है अंतिम कौशल। क्या पूछ रहा है? अंतिम कौशल। आपको पता है कि 4 कौशल होते हैं संस्कृत शिक्षण के अंदर। अब चारों कौशलों में इसमें बताना है अंतिम कौशल कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, श्रवणम, पठनम, लेखनम, संभाषणम। बताइए। तो हमने आपके सामने एक ट्रिक लिखी है SBPL। ये ट्रिक को आपको समझना है। इस ट्रिक में क्रम दिया हुआ है कौशलों का। पहला कौशल है S का मतलब श्रवण कौशल, B का मतलब भाषण कौशल, P का मतलब आपका पठन कौशल, और L का मतलब होता है लेखन कौशल। तो अंतिम कौन सा आ रहा है? ले, यानी कि लेखन कौशल। तो सिंपल सा है, आंसर हो जाएगा C। ये तो लेखन कौशल आपका आंसर हो गया। करेक्ट है ना? कहीं दिक्कत नहीं है और कभी भूलोगे भी नहीं आप। किसी भी तरह का आपसे पहला पूछ लें, अंतिम पूछ लें, दूसरा नंबर का कौशल पूछ लें, तीसरे नंबर का कौशल पूछ लें, तो आप बता सकोगे। SBPL को याद रखना है। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी बहुत ही सुंदर सा सवाल है। सवाल को समझते हैं। ऊष्म वर्णानाम क्रमः कहते हैं कि ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है? जो ऊष्म वर्ण होते हैं संस्कृत में 4 होते हैं। बताइए क्रम क्या होगा? श श श है, या श श श स है, या से श स है, ह श स श। बताइए इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। कौन सा आंसर आपका राइट होगा? चलिए आप लोग सोच के रखें अपना अपना आंसर। हमने आपको पहले ही कहा कि भाई अपना अपना आंसर आप सोच के रखें, और लास्ट में आप कमेंट के रूप में हमें बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। इससे क्या होगा? आपका मूल्यांकन होगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा खींचते हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको बार बार यही चीज़ बता रहे हैं कि भाई आपको किस तरह से करना है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं एग्ज़ाम में बहुत परेशान करती हैं दोस्तों। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए आपको हम ये बार बार बता रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए आप घबराएं नहीं, टेंशन ना लें। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आपका एक प्रत्याहार है शल। शल प्रत्याहार जो होता है इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। आपके क्या आते हैं? ऊष्म वर्ण। तो आप समझ गए होंगे। अब आपको हम इसका क्रम बता देते हैं, सही क्रम क्या होगा। तो इसका क्रम होगा आपका, देखो सबसे पहले आएगा आपका शलगम वाला, यानी कि A नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। श, श, से और है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि A नंबर में जो लिखा हुआ है आपका शल प्रत्याहार है ये। ठीक है, शल प्रत्याहार, श, शर, हल। तो आपका इसमें पहले श आता है तालव्य शकार, फिर आपका मूर्धन्य शकार आता है, और तीसरे नंबर पर दंत्य शकार आता है, और फिर आपका है आता है। यही आपका ऊष्म वर्णों का क्रम है दोस्तों, इनको हम शल कहते हैं। ठीक है ना? ये याद रखने, सरल सवाल है हालांकि, तो इसलिए जल्दीबाजी में गलत ना करें। अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही सरल सवाल है आपका। यदि आपने कारक को पढ़ रखा है तो जरूर आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। प्रथमा विभक्ति ही कस्मिन अर्थे भवति। कह रहे हैं कि जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कारक के अंदर, वो कहाँ पर होता है, यानी किस अर्थ में होता है? उपमार्थ में, कारणार्थे, या लिंग परिमाण वचन मात्र में, या फिर परिभाषार्थे, परिभाषा के अर्थ में। चलिए आंसर बता दीजिए। हम आपको आंसर बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों सी। ये लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जब आपने प्रथमा विभक्ति पढ़ी होगी या आपने कर्ता कारक पढ़ा होगा तो वहाँ एक सूत्र आता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण में, परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। यदि आपको पता नहीं है तो कारक आप पढ़ें, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही सिंपल सवाल है, लकार पर आधारित है, लकार से संबंधित सवाल है हमारा। कह रहे हैं छात्राः पठेयुः इत्यत्र क्रियायाः लकारः अस्ति। यहाँ पर आपको लकार का नाम बताना है, कौन से लकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपको 5 लकार अच्छे से याद होने चाहिए। लट, लोट, लंग और विधि और लृट, ये 5 लकार आपको याद होने ही चाहिए।
तो यहाँ पर आपको पहचान हो जाएगी अपने आप की भाई कौन सा लकार यहाँ लिखा हुआ है। तो हम आपको विधिलिंग लकार बोल के बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपकी दे रखा लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लृट लकार, ये 4 लकार हैं। हम आपको विधिलिंग लकार का रूप बोल के बता रहे हैं। आप देखना ये आपका आता है या नहीं आता है। पठेत, पठेताम, पठेयुहु, आ गया क्या? बिल्कुल आ गया साहब। तो राइट आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। अब आप लट लकार का बोल के देखोगे तो आएगा पठती, पठते, पठंती, आया क्या? नहीं आएगा, ठीक है, कहीं पर नहीं आएगा। लोट लकार बोलकर देखोगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि लोट लकार में आता है पठतु, पठताम, पठन्तु, कहीं पर नहीं आएगा। लृट लकार यानी भविष्य काल में बोल के देखोगे तो आएगा पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, कहीं नहीं आएगा। विधिलिंग लकार में आएगा तो आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। तो रूप चलता है पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, ऐसे रूप चलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार याद कर लो, आप कोई भी धातु याद कर लो, सबसे सरल धातु पठ धातु मानी जाती है। पठ धातु याद कर लो, इसी की तरह और बन जाएंगे। हसेत हसेताम हसेयुः, खादेत खादेताम खादेयुः, वदेत वदेताम वदेयुः, कितने भी रूप बना लो आप। अगला सवाल, अगला सवाल जो हमारा है ये सवाल है आपका पाठ योजना से संबंधित। देखिए सवाल है पाठ योजना या आविर्भाव है अभवत। पाठ योजना का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है बच्चों? तो बताइए, समाज शास्त्रेण, संस्कृतेन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन, अर्थशास्त्रेण। बताओ, अपना अपना आंसर आपने सोचा होगा, तो आंसर अपना अपना आप सोच के रखें और लास्ट में अपना स्कोर आप कमेंट के रूप में बताएं। तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है, गेस्टाल्टवादियों ने जो मनोविज्ञान दिया है हमारा, गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्णता, ठीक है, संपूर्णता हमारा गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप पहले संपूर्ण चीज़ को बताओ, उसको संपूर्ण बताओ, उसके बाद में अंशों की बात करो, तो बच्चों के उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरा अधिगम होगा, अच्छे से ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा पाठ योजना का आविर्भाव भी यहीं से हुआ है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से ही हमारे पाठ योजना का आविर्भाव या उत्पत्ति या जन्म माना जाता है। यही हमारा सवाल है, ठीक है, क्लियर है सबके? चलो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल कई बार आपको पूछा जा चुका है। मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति? मूल्यांकन के कितने भेद हैं? एकम, द्वौ, चत्वारः या पंच? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका द्वौ, यानी कि मूल्यांकन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। अब कौन कौन सा होता है? एक तो आंतरिक मूल्यांकन होता है, एक बाह्य मूल्यांकन होता है। ये 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। बहुत बार ये सवाल आपका आ चुका है, इससे पहले जितने भी पेपर हमने सॉल्व किए हैं उनमें आप देखोगे तो कई जगह आपको ये सवाल मिल जाएगा अलग अलग तरीका से, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई खास बात है नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, ये भी शिक्षण से संबंधित ही है सवाल, आपका अच्छा सवाल है, देखते हैं एक बार। सवाल है, संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्तेः साधनमस्ति। कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। जो संस्कृत शिक्षण हम करवाते हैं उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का साधन कौन सा है वो बताना है। कविता पाठ, कथावाचनम, चर्चा परिचर्चा या सर्वे? तो आंसर हो जाएगा राइट, सर्वे, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक आप जानते ही हैं, हमने कहा कि आप एक श्लोक बोल के बताएं, उसको आप व्याख्या करके बताएं, बोल के बताना है, सिर्फ लिख कर नहीं बताना है। तो जब बोल के बताते हैं, अपनी बात को बोल करके व्यक्त करते हैं भाषण के माध्यम से, या फिर आप कविता पाठ करके आपकी बात बताते हैं, या कथा बोल करके आप बात बताते हैं, या चर्चा परिचर्चा करके हम अपनी बातों को बताते हैं, तो ये सब मौखिक अभिव्यक्ति है हमारी। मौखिक रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, लिखित रूप से कुछ भी नहीं कर रहे, तो यही तो मौखिक अभिव्यक्ति है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का साधन हमारा कविता पाठ भी हो सकता है, कविता पाठ से भी मौखिक अभिव्यक्ति हो सकती है। हमने कहा भी कविता पाठ करो आप, तो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगी उसमें। कथा वाचन करो, कथा का वाचन करना है, उसमें हो जाएगी। चर्चा परिचर्चा, हम किसी विषय पर चर्चा या परिचर्चा हम करते हैं तो वहां भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि इन सभी साधनों से मौखिक अभिव्यक्ति संभव है, इसलिए राइट आंसर सर्वे होगा। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल भी हमारा पाठ योजना पर आधारित है। सवाल देखते हैं एक बार, सवाल अच्छा सवाल है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं।
देखिए सवाल है हमारा 78 नंबर। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। 78 नंबर का हमारा सवाल है व्याकरण पाठ योजनायाम नास्ति। कह रहे हैं कि व्याकरण पाठ योजना में नहीं है। आपने व्याकरण पाठ योजना पढ़ी होगी तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि व्याकरण पाठ योजना से संबंधित क्या नहीं है, ऑप्शन में से बताना है। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, शुद्ध संस्कृत लेखनस्य योग्यतोत्पादनम, विचार अभिव्यक्तेः शक्त्युत्पादनम, अत्यधिकम धनार्जनम कर्तुम क्षमतोत्पादनम। बताओ, इसमें आपको एक ऑप्शन ऐसा है जो व्याकरण पाठ योजना में नहीं आता है, यानी कि वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो आपको छांट के गलत बताना है, यानी कि वही आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि व्याकरण पाठ योजना में नहीं है, तो आप पहले देखो कि 3 तो हैं, यानी कि छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है सब व्याकरण पाठ योजना से, यानी व्याकरण से। संस्कृत शुद्ध संस्कृत लेखन से योग्यतोत्पादनम, शुद्ध संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पादन होती है या उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादनम, विचार अभिव्यक्ति की शक्ति का उत्पादन होता है, यानी शक्ति उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। अत्यधिकम धनार्जनम कर्तुम क्षमतोत्पादनम, अत्यधिक धनार्जन करने के लिए क्षमता उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है, व्याकरण से ऐसा संभव नहीं है, यानी कि ये पाठ योजना में नहीं आता। व्याकरण पाठ योजना से इसका संबंध नहीं है, यानी कि ये तर्क संगत नहीं है यहाँ पर व्याकरण पाठ योजना से संबंधित, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपका बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए सवाल है हमारा त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम वर्तते। त्रिभाषा सूत्र में हमारे संस्कृत का स्थान कैसा है? वैकल्पिकम, अनिवार्यम, आवश्यकम, नास्त्येव। बताइए, आपने जब शिक्षण विधियाँ पढ़ी होंगी तो स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको बताई है वहाँ पर कि जो त्रिभाषा सूत्र हमारा दिया गया है, उस त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषा कौन कौन सी बताई गई हैं, उन 3 भाषाओं के अंदर संस्कृत की क्या स्थिति है। तो राइट आंसर है इसमें वैकल्पिक, यानी संस्कृत का जो स्थान दिया गया है वो वैकल्पिक दिया गया है, यानी कहा गया है कि भाई संस्कृत आप विकल्प के रूप में ले सकते हैं, इसके अलावा अन्य भाषा भी आप ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई संस्कृत के स्थान पर हम उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू भी पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर है, यानी कि वैकल्पिक है। अनिवार्य होती तो लेना ही होता आपको, वहाँ कोई विकल्प नहीं होता आपके सामने, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया है, कहीं भी किसी भी शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वैकल्पिक रूप में आपकी संस्कृत है, तो विकल्प के रूप में है तो वैकल्पिक आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। ये सवाल भी आपका कई बार रिपीट होकर के आया हुआ सवाल है। सवाल है उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या होता है? छात्राणां त्रुटि निवारणम, पठनस्य पुनः अभ्यास है, या लेखन कलासु निपुणता, या सर्वे। कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों की त्रुटियों का निवारण होता है, बिल्कुल होता है साहब। पठनस्य पुनः अभ्यास, पढ़ने का या पठन का पुनः अभ्यास होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है। लेखन कलाओं में निपुणता आती है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये सारी बात सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर है। हमारे शिक्षण के अंदर 2 प्रकार के शिक्षण चलते हैं, एक तो उपचारात्मक शिक्षण और एक निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण के अंदर हम बच्चों की समस्या का पता लगाते हैं, उनकी परेशानी क्या है उसका पता लगाते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ये पता लगाता है कि आपको बीमारी कौन सी है, तभी वो इलाज करता है, उस इलाज करने को हम उपचार कहते हैं। ठीक, तो हम भी इसी प्रकार बच्चों की समस्या का पहले पता लगाते हैं, उसको हम निदान कहते हैं, और समस्या का पता लगने के बाद में जब उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं या उसको हम दूर करते हैं, उसको उपचार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपचार करना। ठीक है, तो इसमें सारी बात आ जाएंगी। त्रुटियों का निवारण होता है, पुनः अभ्यास भी होगा, लेखन कला में निपुणता आएगी, तो सारे आंसर सही माने जाते हैं।
तो अब देखो अगला सवाल। अगला जो सवाल है आपका वो एक गद्यांश पर आधारित है। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे और गद्यांश को समझेंगे, उसके बाद ही आपको आंसर ढूंढना है। चलिए एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांशम आधारीकृत्य निम्न प्रश्नाः समाधेया। ये हमारा एक लाइन लिख रही है यहाँ पर हमें संकेत के रूप में। हमसे कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश को आधार बना करके आपको प्रश्न यहाँ पर समाधान करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। 81 से 85 प्रश्न हैं। तो लिखा हुआ है, भूलोके परमेश्वरे है समस्तमपि भूत जातम उद्योग निरतम निर्मितवान। कह रहे हैं कि भूलोक पर परमेश्वर ने समस्त प्राणियों को उद्योग निरत बनाया है, यानी कि उद्योग करने वाला बनाया है, परिश्रम करने वाला बनाया है, एक्टिव उनको बनाया है, सक्रिय उनको बनाया है, किसी ना किसी काम में उनको उद्योग करने में उनको लगाया है। तथा ही फिर भी पृथ्वी चक्रवत भ्रमति। कहते हैं फिर भी हमारी जो पृथ्वी है वो चक्र के समान भ्रमती है, यानी घूमती है। बसंतादीन ऋतुंश्च चालयति। बसंत आदि ऋतुओं को चलाती है। सूर्यो द्वादश राशिषु भ्रमण जगतः प्रकाशयति। जो सूर्य है वो द्वादश यानी कि 12 राशियों में घूमता हुआ संसार को प्रकाशित करता है। वही वायु सर्वेषां जीवनम संचारयति। और वायु जो है वो सभी के जीवन को संचारित करती है। जल नदी नदादिभिः सेचन क्रियाभिः सस्य कार्यम करोति। और जो नदी और नदों का जो जल है उसके द्वारा सेचन क्रिया करके सस्य कार्यम करोति, यानी क्या करते हैं, हरियाली। सस्य कार्य का मतलब होता है हरियाली, चारों तरफ सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की हरियाली होती है, सस्य श्यामला। तो सस्यम करोति यानी कि उसको कैसे करते हैं, हरा भरा, उसको हम हरियाली युक्त करते हैं। सर्वमेतत् यत भूत जातम स्वभावत एव उद्योग निरतम वर्तते। कहते हैं कि इस कारण से ही, सर्वमेतत् इन सब के कारण ही सभी प्राणी स्वभाव से ही उद्योग निरत होते हैं, यानी कि उद्योग में लगे रहते हैं, परिश्रम में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। सर्वेषाम एव कार्याणाम कृते उद्यमः परमावश्यकः। कहते हैं कि सभी के लिए कार्याणाम कृते यानी सर्वेषाम एव सभी के लिए ही कार्याणाम कृते यानी कार्य करने के लिए उद्यमः परम आवश्यकः। उद्यम परम आवश्यक है, परिश्रम करना आवश्यक होता है। केवलेन मनोरथेन न कोपि जनः काम अपि सिद्धिम लभते। केवल मनोरथ करने से ही, मन में इच्छा मात्र करने से ही, केवल सोचने से ही कभी भी कोई भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। जिस प्रकार आपने एक श्लोक सुना होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगाः। जिस प्रकार शेर जंगल का राजा होता है लेकिन फिर भी उसको भी शिकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए परिश्रम तो बहुत ही आवश्यक होता है। आगे लिखते हैं, पुरुषार्थहीना जना न किमपि कर्तुम शक्तः। पुरुषार्थ से हीन व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकता। पुरुषार्थ बिना सकलोपि समाजः निष्क्रिय निरर्थकश्च भवेत्। कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के बिना समस्त आपका समाज जो है वो निष्क्रिय और निरर्थक होता है। उद्योगेन बिना न कोपि सुखम प्राप्नोति। उद्योग के बिना कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अनुद्योगेन अनुद्योग मानवस्य बलियान यानी मानव का बलियान, रिपु यानी शत्रु, स खलु यानी वह भी निश्चित रूप से सदैव दुखस्य कारणम, वह भी दुख का कारण होता है। उद्योगेन सर्वम सिद्ध्यति। उद्योग के द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है। अनुद्योगेन नश्यति और अनुद्योग से, अनुद्योगेन च नश्यति और अनुद्योग यानी उद्योग नहीं करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है और उद्योग करने से सब सिद्धि हो जाती हैं और बिना उद्योग के, परिश्रम के सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में परिश्रम करना आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में आप परिश्रम करके देखिए, आपको फल अच्छा मिलेगा, लाभ जरूर मिलेगा। और जो नहीं करेंगे उसको आपको बहुत सारी परेशानियां मिलने ही वाली हैं। तो ये हमारा गद्यांश हो जाता है। अब इसी गद्यांश पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका हम उत्तर ढूंढते हैं। चलिए इसी गद्यांश पर आधारित हमारा सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है ये, यानी कि निर्मितवान इत्यत्र के प्रत्यय। ये हमारा सवाल है। कह रहे हैं कि निर्मितवान जो हमारा एक शब्द है,
यह हमारा एक पद है, इसमें आपको बताना है प्रत्यय, क्षत्रि, शानच, यक्तवतु या णबुल प्रत्यय। बताइए। तो दोस्तों हम इसका आंसर बता देते हैं सीधा, इसका आंसर है सी, यानी कि इसमें आपका तवतु प्रत्यय है। आपको एक बात हम समझा देते हैं, आपको ट्रिक एक तरीका से हम बता देते हैं। तवतु प्रत्यय लग करके जो भी शब्द बनते हैं उनका रूप बनता है तवतु, यानी कि खादितवान, पठितवान, हसितवान, कृतवान, मृतवान, निर्मितवान, ऐसा रूप बनेगा तो समझ जाना तवतु प्रत्यय है, दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तवतु प्रत्यय की ये आपकी ट्रिक है, ऐसा ही आपको दिखेगा। क्षत्रि में ऐसा दिखेगा नहीं, शानच में ऐसा कभी दिखेगा नहीं, नवुल में कभी दिख नहीं सकता, केवल तवतु में दिखेगा। तो आप समझ गए होंगे ऐसा कहाँ पर दिख सकता है, तो इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना। अगला सवाल देखते हैं हमारा। अगला सवाल है हमारा, देखिए, नदी नदादिवी ही इत्यत्र का विभक्ति। देखो यहाँ पर एक तरीका हम बता देते हैं आपको, एक ट्रिक मान लो एक तरीका से। यहाँ पूछ रहे हैं नदी नदादिवी ही इत्यत्र का विभक्ति, चतुर्थी बहुवचनम, तृतीय बहुवचनम या षष्ठी बहुवचन या फिर पंचमी बहुवचन। बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, जब कभी भी आपके सामने ऐसा आ जाए लिखा हुआ लास्ट में कोई भी शब्द है, ऐसा यदि आपको दिख रहा है कहीं भी ही, ठीक है, तो आप बिना संकोच के समझ जाना कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखा हुआ है। ये एक ट्रिक मान लो आप, जैसे रमा भी, लता भी, हरि भी, समझ जाना तृतीया बहुवचन का रूप है। तो यहाँ लिखा हुआ है नदा दिविहि, यानी नदी नदा दिविहि, तो आप समझ जाना ये तृतीया बहुवचन का रूप है, दिमाग ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने एक ट्रिक आपको बताई है। कहीं भी किसी भी रूप में देख लेना आप, जहां भी ऐसा मिलेगा तो वो तृतीय बहुवचन का रूप ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तृतीय बहुवचनम आपका राइट होगा इसमें। ठीक, चतुर्थी बहुवचन में ऐसा बनता नहीं है, षष्ठी बहुवचन में बनेगा नहीं, पंचमी बहुवचन में ऐसा बनेगा नहीं, ये बनेगा तृतीय बहुवचन में। ठीक है ना। अगला सवाल, अगला सवाल आपका समास पर आधारित है। सवाल एकदम सिंपल सा है। देखिए सवाल है, अनुद्योग है इत्यत्र कै समास है, बहुव्रीहि, उपपद समास है, नय तत्पुरुष, कर्मधारय है। चलो आंसर सोचो अपना अपना। चलो हम बता देते हैं, इसका आंसर है दोस्तों नय तत्पुरुष समास। ठीक है, नय तत्पुरुष समास इसमें है। नय तत्पुरुष समास में क्या होता है, न का प्रयोग करते हैं, तो इसका हम यदि विग्रह करेंगे तो आएगा न उद्योग है, ऐसे इसका हम प्रयोग करेंगे न उद्योग है। जैसे हमने कहा कि भाई न सत्यम, हमने कहा न सत्यम, तो बन जाएगा असत्यम, बनेगा कि नहीं। लेकिन इस न के आगे यदि हम ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जो स्वर से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो न है ना, ये न, ये हमारा न अन में बदल जाता है दोस्तों। किसमें, अन में, अन में बदल जाएगा। फिर आप मिला दीजिए इसको, तो यहाँ देखो न के बाद में उद्योग आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है, तो हमारा न अन में बदल जाएगा, तो मिला दो अनुद्योग है। और यदि न के बाद में व्यंजन आ रहा है तो आपका न जो हो वो ए में बदलेगा, तो न सत्यम में बन जाएगा ए सत्यम। ये हमने एक शॉर्ट में समझाने की प्रयास किया है आपको, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नया तत्पुरुष समास, ऐसा ही होता है नए तत्पुरुष में। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा संधि पर आधारित है। सवाल ये भी अच्छा है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या सवाल है और क्या आंसर है इसका। चलो समझते हैं। सवाल है, एक बार पढ़ते हैं। सकलोपि इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीय है। सवाल आपका कह रहा है कि एक शब्द है सकलोपि, यहाँ आपको संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन है सकलो धन अपि, सकल धन अपि, सकलह धन अपि, सकलो धन पि। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, राइट आंसर आपके दो होंगे, यानी कि ए और सी आपके दोनों ही आंसर सही हैं। ए और सी दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि सकलो धन अपि इस जगह पर भी, इस विच्छेद में भी हमारी संधि बन जाएगी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अवग्रह संधि हो जाती है, हो जाएगी कि नहीं। ए और ओ के बाद में यदि ए आता है, ह्रस्व ए का प्रयोग हम करते हैं, तो वहां पर ह्रस्व ए जो है वो पूर्व रूप यानी कि उसका अवग्रह बन जाता है, एस का चिन्ह बन जाता है इस तरह का। ये हमारे अवग्रह संधि में आता है। ठीक है ना। हरे अब, विष्णु अब, इस प्रकार से बनता है। ए और ओ की बात है। तो यहां पर हो गया सकलो धन अपि भी आपका राइट आंसर है, और सी में लिख रहा है सकल है धन अपि। अब यहाँ विसर्ग का ओ बन जाता है, यानी उ बन करके विसर्ग ओ में बदल जाता है, तो वहाँ सकलो बन जाता है। फिर
तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर मान लिया जाता है। तो ऐसे करके आपके दोनों विच्छेद सही माने जा सकते हैं। तो आंसर होगा ए और सी, दोनों ही हैं। यदि एक दे रखा है दोनों में से तो कहीं दिक्कत नहीं है, यदि दोनों दे रखे हैं तो आपको बताना है ए और सी, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा ए या सी। अब आपके सामने, हालांकि ये विवादित सवाल है, ऑप्शन में अब जब आएगा तो आपका एक आएगा, तो आपको यदि दोनों में से एक छांट के बताना होगा तो ए वाला आंसर ही आपका राइट होगा, फिर ए वाला ही बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन दोनों ही विच्छेद आपके हो सकते हैं, ए और सी। अब दोनों में से एक आता है, यदि दोनों ही आ जाते हैं और आपको एक ही लिखना होगा, मान लो, क्योंकि OMR सीट में तो एक ही भरना होगा, तो उस स्थिति में आपको सिर्फ ए बताना है, ठीक है ना। ए हमने आपको दोनों इसलिए बताएं क्योंकि हो सकता है कि भाई सकल हो नहीं आकर के सकल है आ जाए, तो आपका ये भी सही मान लिया जाएगा, ठीक है ना। विवादित सवाल था ये, इसलिए आपको ये दोनों आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये भी संधि पर आधारित है। सवाल एकदम सरल सा है। उद्योगे नैव इत्यत्र के संधि अस्ति। अब देखो यहाँ पर उद्योगे नैव लिखा हुआ है, तो बताना है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, पररूप संधि। आपको एक बात बता दें हम, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, लास्ट में लिख रहा है कि नहीं, यदि किसी भी शब्द के अंदर ए यानी कि इसका वृद्धि का रूप आई और ओ का मतलब औ, ये यदि आपको डायरेक्ट किसी शब्द में दिख जाते हैं संधि के शब्द में, तो आप समझ जाना कि ऐसा वृद्धि में होता है और कहीं नहीं होता, केवल वृद्धि के अंदर ऐसा होता है। जैसे कि सदैव, ममैव, ब्रह्म या गंगौघ या फिर महाौषधि, ऐसे रूप बनते हैं ना, तो समझ जाना वृद्धि संधि का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वृद्धि संधि होगी यहाँ पर। उद्योगेन धन एव, उद्योगे नैव, ठीक है, उद्योग नैव, ने धन एव है तो नैव बन जाएगा। अब देखो अगला सवाल हमारा एक पद्यांश पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? पद्यांश पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पद्यांश के आधार पर कुछ सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। लिखा हुआ आदौ लिखितम अपठितम पद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्न निम्न प्रश्नाः समाधेया। निम्न प्रश्न आपको बताने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। उसके बाद में इसके प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति न पदम न धीरा। कहते हैं कि नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, स्तुवन्तु यानी प्रशंसा करना, कि नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ट, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, या आए या चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, आज मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। परंतु धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के मार्ग से अपने कदम नहीं हटाते हैं, यानी कि विचलित नहीं होते हैं, अपने मार्ग पर ही अडिग बने रहते हैं। ये हमारा पद्य है। तो आप पद्य का मतलब समझ गए होंगे। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हम समझ लेते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका, देखिए व्याकरण से संबंधित सवाल है। निंदन्तु इत्यत्र के लकार है। बहुत ही सरल सवाल है। लट लकार है, लृट लकार, लोट लकार या लंग लकार। बताइए आपको लट लकार, लोट लकार, लंग, विधि, ये सब लकार, 5 लकार याद होंगे। तो ये निंदन्तु कहाँ पर आता है? पठन्तु। तो एक शब्द आता है पठतु, पठताम, पठन्तु। तो जैसे पठन्तु आता है आपका, उसी प्रकार निंदन्तु आएगा। आएगा कि नहीं? जैसे पठन्तु आएगा वैसे निंदन्तु आएगा। तो बताइए पठन्तु कहाँ पर आता है आपका? तो पठन्तु आता है लोट लकार में। तो आपका निंदन्तु लोट लकार का रूप है। तो राइट आंसर होगा लोट लकार। पठतु, पठताम, पठन्तु, निंदतु, निंदताम, निंदन्तु। आ गया? हाँ बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल आपका इसी तरह का सवाल है, देखिए इसको समझते हैं, कोई ज़्यादा खास सवाल नहीं है। समाविशतु एक पद है हमारा, पदस्य विच्छेदम कुरु, इसका आपको विच्छेद करना है। सम आ विष लोट, समा विष लोट, समाविशतु, सम आ विष और लट। बताइए सही क्या होगा? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी कि सम उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, यानी कि दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है इसमें, सम और आंग। ये आंग में से आ बच रहा है, ठीक है, आ हो गया, सम और आ, और विष धातु है प्रवेश करने या आने में, और लोट लकार का प्रयोग हुआ है। हमने आपको लोट लकार बताया ना अभी, पठतु पठताम पठन्तु, तो समाविशतु समाविशताम समाविशन्तु बन गया, तो लोट लकार का प्रयोग हुआ है। तो आपका राइट हो जाएगा सम आ विष और लोट, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है हमारा, देखिए इसी प्रकार का, यानी संधि से संबंधित सवाल है। सवाल है यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीयः। यथेष्ट धन अम, यथा धन इष्टम, यथा धन एष्टम, यथेष धन टम। बताओ। तो करेक्ट आंसर हम बता देते हैं, बी ऑप्शन होगा, यथा धन इष्टम। ये अब यहाँ आपको ए दिख रहा है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर आप यथेष्टम शब्द को देखो, यहाँ पर ए की मात्रा आपको दिख रही है सीधी। किसकी मात्रा दिख रही है? ए की मात्रा दिख रही है सीधे ऐसे। जब कहीं पर ए की मात्रा दिखे या डायरेक्ट ओ की मात्रा दिखे तो समझ जाना गुण संधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यथेष्टम में गुण संधि हो रही है, और गुण संधि ई के स्थान पर ए होता है, तो यथाधन इष्टम है। जैसे रमाधन ईश होता है ना, रमेश बनता है, ऐसे यथाधन इष्टम में यथेष्टम बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, ई के स्थान पर ए हो जाएगा। तो ये आपकी पहचान हो गई, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके गलत है। अगला सवाल एकदम सरल है, देखो सेकंड लास्ट सवाल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, एकदम सरल है। धीराहा इति पदम कस्मिन लिंगे ही प्रयुक्तमस्ति ही। धीराहा जो हमारा पद है ये किस लिंग में है? पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, सर्वलिंगे ही। देखो धीर शब्द है, धीर है, ऐसा शब्द है हमारा ये, तो रामे की तरह चलेगा, सिंपल सा है, तो पुल्लिंग है ये, तो आपका बन जाएगा पुल्लिंग। ये उत्तर हो जाएगा ए। धीर है धीरव धीराह, धीरे धीरव धीराह, राम है रामो रामाह, तो धीराह जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक, ऐसे, ठीक है ना। चलो अब लास्ट सवाल एक और समझ लेते हैं, उसी के साथ में हमारा ये कंप्लीट पेपर हो जाएगा। ये हमारा 90 सवाल है, 90 नंबर का। न्यायात पथः प्रविचलन्ति वाक्यमिदं लोट लकारे परिवर्तयत। आपको इस वाक्य को लोट लकार में बदलना है, कोई खास बात नहीं है, आपको केवल क्रिया को बदलना होता है। यहाँ प्रविचलन्ति लिखा हुआ है, इसको आपको लोट लकार में बदलना है। जैसे पठन्ति होता, मान लो यहाँ क्या होता? पठन्ति। अब इस पठन्ति को आपको लोट लकार में हम बदलने के लिए कहेंगे तो आप बना दोगे पठन्तु, क्योंकि रूप चलता है पठतु पठताम पठन्तु, तो ऐसे ही आपका प्रविचलन्तु बन जाएगा, बस प्रविचलन्तु। अब देखो प्रविचलन्तु कहाँ लिखा हुआ है, वही आपका आंसर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखा हुआ है न्यायात पतः प्रविचलन्तु, ये लिखा हुआ है, कहाँ लिख रहा है? सी ऑप्शन में लिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन देख लो, ए नंबर पे लिखा हुआ है ये आपका भविष्यकाल का रूप है, ये प्रचलित विधिलिंग का रूप है, बी नंबर का ये भी गलत है, ये है आपका लंग लकार भूतकाल का, ये भी गलत है। तो राइट आंसर सिर्फ एक ही हुआ, ये सी वाला न्यायात पतः प्रविचलन्तु, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 30 प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके हैं। आज हमने बात की L2 की भाषा सेकंड संस्कृत की बात की थी, जिसमें हमने 30 प्रश्नों को व्याख्या के साथ में आपको समझाया। आशा करते हैं आपने ये वीडियो सुना होगा, देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के रूप में अपने विचार और सुझाव जरूर देवें, और आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए उनको भी देखें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। एक वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें से कितने प्रश्न आपके और भी तैयार होते हैं। केवल हम इसमें डायरेक्ट आंसर ही नहीं बता रहे, आपको आंसर के साथ साथ में उसकी डिटेल भी बता रहे हैं, यानी कि व्याख्या के साथ में हम उसको पूरा समझा रहे हैं। इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ऐसा हम आपसे कह सकते हैं। तो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, सबसे कहें, लाभ सबसे ज़्यादा, क्योंकि सभी को लाभ मिलना चाहिए दोस्तों। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप ज़रूर दूसरे को शेयर करें, क्योंकि आपको लाभ मिला है तो दूसरों को भी मिले।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।